अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने पार्ट 4 देखा था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन आपके सामने रखा और मैंने 31वां नंबर क्वेश्चन मैंने आपके सामने नहीं बताया था और आज मैं उसका आंसर बताऊंगा। साथियों, ये प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है। आप दिन भर जो है यदि कुछ भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि बाल विकास पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में आप बिल्कुल मेरा वीडियो से टेस्ट जरूर दिलाइए। आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। यदि 30 में आपका 25, 26, 27 भी आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था लोगों को कि कितना आपका सही हो रहा है, तो कमेंट्स करके बताया। तो लोग जो है कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपसे हो सकता है क्वेश्चन ना बन रहा हो या आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप कैसे भी करके रोज़ एक टेस्ट जरूर दिलाएं। ये फ्री टेस्ट है। कई लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, टेस्ट परचेस करते हैं। अब मेरा वीडियो ऐसा आपको फ्री में मिल रहा है, तुरंत मिल रहा है। और भी पुराने जो क्वेश्चन है उसका मैंने आपके सामने रखा है। ये व्यापा में पूछे गए प्रश्न है, सीजीटेट में पूछे गए प्रश्न है, साथ ही साथ हम कुछ दिन बाद सीटेट में पूछे गए प्रश्न को भी सम्मिलित करने वाले हैं। तो दोस्तों डेली प्रैक्टिस करिए। मैंने कम से कम एक दिन में 2 वीडियो जरूर डाल रहा हूँ, विज्ञान सीटीपी का या पर्यावरण सीटीपी का। सीटीपी को छोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि ये शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था, इसका आंसर को बहुत लोगों ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मान के चलिए इसको। बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। किस वजह से बालक में मानसिक मंदन आ सकती है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के समय किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, यह उपरोक्त सभी। गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण का मतलब ये होता है कि आप कुछ उत्तेजित वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं या किसी कारणवश आप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसके कारण मानसिक मंदता आ सकती है। तो ये सही है आपका। माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, यदि आप गर्भ में हैं, गर्भ के समय आप कोई मादक द्रव्य का पदार्थ ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भी आपकी भी बालक में मानसिक मंदन की घटना आ सकती है। जन्म के समय किसी दुर्घटना के फलस्वरूप बच्चे भी जन्म ले रहे हैं और किसी चीज़ से टकरा गए हैं या बहुत समय तक वो बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं तो भी इस दुर्घटना के फलस्वरूप मानसिक मंदन की वजह बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता मतलब पठन, जो पढ़ाई आप करते हो वो उसमें जो थोड़ा सा कमी हो जाती है, अक्षम हो जाती है, सक्षम नहीं हो पाता है, और किस कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से। ये तीनों जो किसी क्या होता है, वंश जिसके माता पिता थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उनके कारण भी हो सकते हैं। शारीरिक कारणों से, कहीं चोट आ गई, कहीं दुर्घटना हो गई, उसके कारण से भी आ सकते हैं। वातावरण संबंधी कारण, वातावरण भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, उसको माहौल अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो भी अधिगम अक्षमता के कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2005 पाठ्यचर्या के रूप में यहाँ पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां नंबर का, यहाँ पे आप देखिएगा। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है, बुद्धि से जाना जा सकता है। देखो इसमें ये पूछा गया है, बच्चों के खाली स्थान उनके व्यवहार के चिन्हों, कोई भी व्यवहार, जैसे व्यवहार, उसके व्यवहार में तनाव उसमें है, उसमें बेचैनी हो रही है, वो उसमें हकलाने की कुछ काम मतलब वक्तव्य आ रही है, तो आप किस से जानेंगे? आप किस व्यवहार से जानेंगे या इस व्यवहार को आप क्या नाम देंगे? बुद्धि देंगे, सृजनात्मकता देंगे, संवेग देंगे या परिपक्वता देंगे? परिपक्वता में गुणात्मक और देखें तो बुद्धि। अब साथियों बुद्धि जैसे बात आ रही है तो बुद्धि में तनाव, बेचैनी और हकलाने से नहीं जाना जा सकता, सृजनात्मकता से भी नहीं जाना सकता। जैसे यहाँ पे संवेग है, संवेग मैंने वो पिछले वीडियो में आपको बताया था
जैसे इसमें आश्चर्य हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, भूख हो गया। उसी प्रकार से तनाव, बेचैनी भी किसके अंतर्गत आता है? संवेग से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? मान लीजिए बच्चों ने पहली बार कहीं पे ऊँट देख रहे होंगे, है ना, पहली बार चिड़िया, अब पहली बार वो चिड़ियाघर जाती है, वहाँ पे उसके देख के बोलती है घोड़ा। तो इस संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है? तो सबसे पहले दिया है समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण और क्रमिकता। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समावेशीकरण। समावेशीकरण का मतलब होता है जब कोई अपने अनुभव में परिवर्तन किए बिना उस बात को कहता है। जैसे कोई बच्चा ने चिड़ियाघर में ऊँट देख लिया, पहले भी देख रहे होंगे, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने उसको क्या बोल दिया? घोड़ा बोल दिया। परिवर्तन नहीं किया, मतलब उन्होंने देखा और क्या बोल दिया? घोड़ा बोल दिया। केवल नाम में परिवर्तन हुआ, ऊँट को क्या बोला गया? घोड़ा बोला गया। अपने अनुभव को ज्यों का त्यों रखा, केवल परिवर्तन ये हुआ का नाम में। लेकिन इसी बात को दी ऊँट में क्या होता है? कुबड़ होता है। यदि इसी को बोल देता कुबड़ वाला घोड़ा, तो देखो इसमें संशोधन हो गया। कुबड़ वाला घोड़ा, अपना एक अनुभव उसमें डाल दिया, संशोधित कर दिया, तो उसे बोलेंगे आप समायोजन। वो यदि यहाँ पे कुबड़ वाला घोड़ा बोल देते तो वो समायोजन होता। संरक्षण जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई भौतिक चीज परिवर्तन नहीं होता, उसको संरक्षण बोलेंगे। जैसे कोई बच्चा को आप बोलेंगे कि ये इसमें पानी है, चौड़ा वाला बोतल में पानी है, और उसको उसी 1 लीटर पानी को आप जो है बड़े वाले में डाल रहे हैं, उसमें वो पूरा पैक हो गया, पूछोगे आप इसमें ज़्यादा है, तो ये वो बोल पा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भौतिक चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, भले ही उसकी बाकी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भौतिक चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो ये संरक्षण, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो परिवर्तन किया जा सकता है। क्रमिकता मतलब जिस प्रकार से क्रमिकता होती है, जैसे एक छड़ी है, ए और बी पेंसिल वाला एक प्रश्न पूछा गया था, वो उसमें क्रमिकता आता है ना। तो छोटा है कि बड़ा है, इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें क्रमिकता का नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उसमें आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? समावेशीकरण हो रहा है कि इसमें अनुभव से केवल नाम को चेंज किया है, ना कि उसमें कुछ अपना संशोधन किया है, इसलिए इसको बोला गया है समावेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी मतलब गतिविधि करने वाला होना चाहिए। शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए। शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये समालोचनात्मक मतलब इसमें एक चीज़ है, एक्टिविटी तो कराएंगे, लेकिन इसमें ये समझ लीजिए कि एक दूसरे से तुलना करने वाले बात आएगी इसमें। तो उस प्रकार से क्या शिक्षक को होना चाहिए? नहीं। केवल अच्छे बच्चों का हमको पक्ष लेना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों के प्रति आपको मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। ऐसा होता है कोई बालक ऐसे होता है, कोई बच्चे के स्वभाव को देख करके उनसे थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये डी नंबर भी सही गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वर्षीय बालक के लिए सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। 12 वर्ष बालक मतलब 5वीं कक्षा के बच्चे मान के चलिए। आस पड़ोस हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, खेल के मैदान हो सकते हैं, विद्यालय। देखो सामाजिक विकास पड़ोस में भी होगा, परिवार में भी होगा, विद्यालय में भी होगा, खेल के मैदान में भी होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या सर्वोत्तम स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे खेल के मैदान में बहुत सारे बच्चे आपस में जब चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे इसमें वो चीज़ गुण आ जाती है जो हम सिखाया भी नहीं रहते हैं, वो चीज़ बच्चे सीख जाते हैं। खेलों को नियमों से खेलना शुरू कर देते हैं। यदि कोई गलत कह रहा है तो उसको बाहर कर देता है। सारी चीज़ें नैतिक गुण भी यहाँ सीखने का प्रयास करता है। मतलब खेल के मैदान सबसे अच्छा स्थान माना जाएगा 12 वर्षीय बालकों के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना समस्या केंद्रित? व्यूह रचना मतलब जो आप बच्चों को समस्या दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आप प्रोजेक्ट हो गया है ना, और कुछ कार्य हो गया,
वो ऐसा समस्या केंद्रित इसमें से कौन सा है, जैसे परियोजना हो गया, अन्वेषण हो गया, खोज हो गया, तो सभी ऐसा है कि समस्या, परियोजना भी देंगे तो समस्या केंद्रित है, अन्वेषण भी देंगे करने के लिए तो कहेंगे तो भी आप समस्या केंद्रित है, खोज करने के लिए बोल रहे हो तो भी समस्या केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा सही नहीं है। समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसे व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है। तो देखो ये जो गुण है साथी, ये शैशवावस्था के गुण है। कोई अजनबी होते हैं ना, उसके सामने जाता नहीं है, वो कोई परिचित के व्यक्ति उसी के पास जाते हैं। बाकी वो शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं ना, वो चिड़चिड़ापन करते हैं अजनबियों से। ये 11 वर्षीय बालक के लिए क्या था, सही नहीं है। तो ए, बी और सी हमारा, डी हमारा सही है। तो ये इसके हिसाब से क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रियाएं या उपरोक्त सभी। तो साथ ही यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं, प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत दिया था वो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इन्होंने एक प्रयोग किया था, ध्यान से समझिएगा, प्रयोग किया था भूखे बिल्ली। इन्होंने भूखे जो बिल्ली है उनको एक पिंजरे में कैद कर दिया था, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पिंजरे में कैद कर दिया था, और उसके सामने मांस या मछली इस प्रकार से रख दिया था ताकि उसके नाक तक खुशबू पहुंच जाए, और उसको छोड़ दिया, भूखा है। अब इसको उस खुशबू जा रही है, मतलब लालच तो आएगी ही। तो ये बार बार निरर्थक प्रयास करते रहे, है ना, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन अचानक यहाँ पे एक ना छुटकुनी थी, या कह सकते कड़ी थी, उसका पैर उस पर पड़ गया तो दरवाजा यहाँ से खुल गया। दरवाजा जैसे ही खुला, ये भोजन प्राप्त कर लिया। ऐसे ही बार उसको उसमें अंदर डाला गया, ऐसे ही प्रयोग करता गया। एक बार ऐसा आया कि इसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, ये सीधा सुटकुनी को दबाते थे, खाना खा लेते थे, सुटकुनी को दबाते थे, खाना खा लेते थे, क्योंकि दरवाजा निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो इसके सामने बाधाएं आई, है ना, निरर्थक प्रयास भी किया क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा था, प्रयास किया, और इनको प्रेरणा भी मिली कि हमको बार बार प्रयास करने से मंजिल मिल सकती है। मतलब देखा जाए तो इन्होंने प्रयास नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो मिलता क्या यहाँ पे, तो प्रेरणा भी मिली, इसके सामने बाधाएं भी आई, और निरर्थक प्रतिक्रियाएं भी करती रहे, अब उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, और उपरोक्त सभी। साथ ही यहाँ पे एक शब्द है, जैसे पुरस्कार है, दंड है, तो ये दंड से उस दंड के बारे में नहीं है, यहाँ पे आप जो है उसको कुछ दूसरे तरीके से दंड भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी तो सही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जाएगा दंड कैसे दिया जा सकता है। तो पुरस्कार, एक दो बच्चे हैं, है ना, एक बच्चे को आप कुछ, दोनों बच्चों को एक जैसे कार्य दे रहे हो आप, तो आप जो है इस बच्चे को पुरस्कार दीजिए और इस बच्चे को पुरस्कार मत दीजिए, इसको बोलिए कि आप अच्छे से और प्रयास करें, तो ये एक दंड स्वरूप भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं बच्चों को, तो इसमें बच्चे में पढ़ने के गुण आ जाएगी कि इसको पुरस्कार मिल रहा है तो मैं भी प्रयास करूंगा, तो मैं भी पुरस्कार मुझे भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मानसिक विकास के पक्ष है 43वां नंबर, संवेग, बुद्धि और भाषा। मानसिक विकास मतलब ये समझ लीजिए, जो आपके मानसिक प्रतिक्रियाएं हो रही है उसमें जितने भी आती है वो संवेग आती है, तो ये उसके भी पक्ष में होगा। बुद्धि भी होगी, भाषाएं, क्योंकि भाषाएं अच्छी तरीक़े से बोलना सीख जाएंगे, अच्छी चीज़ें बातें रख पाएंगे, तो मानसिक विकास तो होगा ही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ पे साथियों बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। यहाँ पे देखिए लोग जो है, मैं भी इसी को टिक लगा के आया था जब मैं दिलाया था तो सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन ये भी गलत हो गया था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो साथ ही यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना जो है वो इसका नई अन्य नाम है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अवतीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करेंगे, पुनः परीक्षा का आयोजन करेंगे, कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करके मदद करेंगे, या पालकों के व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहेगा? अब ये वार्षिक पेपर तो नहीं है कि इतना सारा हम कृपांक दे दें, पुनः परीक्षा सप्लीमेंट्री दे दें, पुनः परीक्षा आयोजन कर दे, है ना, या पालकों को व्यक्तिगत, इतना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चा मान लीजिए अनुत्तीर्ण हो गया है, तो आप उसको वार्षिक पेपर तक के, एनुअल एग्जाम तक के, उसमें जो नहीं बना पाए हैं, जैसे हम लोग करते हैं बच्चों को, जैसे चौथी पाँचवीं की तीसरी का हो गया, बच्चे यदि नहीं बना पा रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए बोलते हैं और उसको अच्छे से समझाते हैं कि बच्चे यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा, आपने यहाँ पे गलत कर दिया है। तो आपको इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हम 2 दिन बाद भी एग्जाम लेते हैं ना, तो वो बच्चे उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बना के दिखा लेते हैं। तो कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करा के हम उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से प्रभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, यह कथन है। एक बार याद ध्यान रखेगा, ठीक इसी प्रकार से प्रश्न आया था कि खाली स्थान को प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यह किससे संबंधित है ना? तो यहाँ किशोरावस्था ऑप्शन दिया था, और आज सीधा किशोरावस्था से लेकर के किसको दे दिया गया है, जो कहा था उसके बारे में दे दिया गया है। तो इसी से 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो क्वेश्चन जो है वही रहता है, केवल बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर बिंगी एवं हंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम हैं जिसके वो योग्य हैं, उसे हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी बताने का प्रयास किया था, दो वीडियो से पहले, कि एक बालक है जो अपने कक्षा से निचले स्तर के कक्षा के, मतलब अपने कक्षा के स्तर से कमजोर है, तो आप इसे क्या कहेंगे, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, एक बालक जिसकी शिक्षा प्राप्तियां उच्च स्तर का नहीं है, तो जिसके वो योग्य है। मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं पढ़ रहा है, तो 5वीं पढ़ने की बच्चा जो उस ना हल कर पाता है ना पढ़ पाता है, वो निचले स्तर का हो सकता है, 3री क्लास के, 4थी क्लास के, जितने भी जो चीज़ उसको पढ़ पाते हैं, इस तरह से कमजोर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक बोलेंगे, पिछड़ा बालक बोलेंगे, अपराधी बालक बोलेंगे, या विकलांग बालक बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक तो चंट होते हैं, अपने स्तर से भी अधिक को जान सकते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। पिछड़ा बालक जो है स्तर से कमजोर होता है, उसे पिछड़ा बालक कहते थे। हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अपराधी बालक जिसमें चोरी करना, गाली देना, समाज के लिए असभ्य होना, है ना, या किसी को नुकसान पहुंचाना, ये अपराधी बालक के अंतर्गत आता है, समस्या बालक के अंतर्गत आता है। विकलांग बालक जो अक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उसे विकलांग बालक कहा जाता है। लेकिन ये तो पढ़ाई से संबंधित है, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मन बुद्धि में, या सामान्य से अधिक बुद्धि में? ध्यान रखिएगा, सामान्य बुद्धि का लगभग 110 से बुद्धि लब्धि तक के जाता है। श्रेष्ठ बुद्धि का साथ में 115 से 20 मान सकते हैं आप इसको, 120 तक के इसके बुद्धि लब्धि मानी जाती है। मन बुद्धि का 80 से 89 तक के लगभग माना जाता है। सामान्य से अधिक हम देखें तो ये सामान्य से अधिक है, मतलब 110 से ऊपर मान सकते हैं आप, 110 से 115 तक के बीच मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो किसको हम बुद्धि लब्धि 85 बोला गया है, तो 85 किसके अंतर्गत आ रहा है? आपके मन बुद्धि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कह सकते हैं, उपलब्धि कह सकते हैं, रुचि, अभिप्रेरणा, या सीखना। अनुभव द्वारा जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? सीखना बोलेंगे। सीखने से ही अनुभव में, व्यवहार में परिवर्तन आता है। यहाँ पे देखेंगे, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, या उपरोक्त सभी होता है? साथ ही देखा जाए तो इसमें सभी आना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ही पूछा गया है, मान के चलो कि इसमें उपरोक्त सभी। उभयमुखी, अंतर्मुखी बच्चों में नहीं होता, कि बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष का माना जाता है, तो बच्चे बड़ा चंचल होते हैं, है ना, ये दुनिया भर घूमते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्साहित रहते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लिए लोगों के भीड़ में जाना पसंद करते हैं। तो ये क्या होगा? आपका बहिर्मुखी होगा, घर में रहना पसंद नहीं करेंगे ये लोग,
ये लोग क्या करते हैं, घर में रहना पसंद नहीं करते, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्या बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कौन सा बालक पूछा गया है, समस्या बालक। तो समस्या बालक में कौन सा गुण नहीं होता, चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित होना या झूठ बोलना। तो साथ ही ये जो दिख रहा है चोरी करना, क्रोध प्रकट करना और झूठ बोलना, ये इसके गुण हैं, लेकिन सी इसके गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया से मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। संज्ञानात्मक का, जैविक का, सामाजिक संवेगात्मक का या विश्लेषणात्मक का। तो साथ ही आप देखेंगे एक नवजात शिशु 2 से 3 महीने का होता है। अब आप उसको 2 महीने का होता है मान के चलिए, 0 से 2 वर्ष का लगभग होते हैं, महीने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले तो 0 से 2 महीने के अंदर अपने आप मुस्कुराना शुरू करते हैं। वो स्वयं रिफ्लेक्टिव माना जाता है, उसको स्वयं रिप्लाई माना जाता है, उसको स्वयं का हंसना माना जाता है ना। और यदि वो किसी के छूने से मुस्कुरा देते हैं या हंसाने से, गुदगुदाने से हंस रहे हैं, मतलब जब तक आप उसको कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे तब तक वो मुस्कुराएंगे नहीं। तो इस प्रकार से जब होता है, अपनी माता के स्पर्श से वो मुस्कुराने शुरू कर देता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, सामाजिक संवेगात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सामाजिक संवेगात्मक। और अपने आप मुस्कुराना शुरू कर देता है तो उसे सेल्फ संवेगात्मक माना जा सकता है, सेल्फ, स्वयं। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है। अब यहाँ पे विकास तो आप जानते हो सभी चीज़ों में होता है, शारीरिक से लेकर के मानसिक, बौद्धिक सारी चीज़ें माना जाता है। यहाँ पे अभिवृद्धि मानी गई है, तो अभिवृद्धि मतलब भार, ऊंचाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। तो भार, ऊंचाई, लंबाई किस में होता है, मानसिक में होता है, चरित्र में होता है, ये संवेगात्मक में होता है, नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, किस में होता है, शारीरिक में होता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए, अभिवृद्धि एवं विकास, तो ये सभी आ जाएंगी, अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे 6वां नंबर डाल के ई नंबर डाल के उपरोक्त सभी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन और गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सच कहूँ तो इसको पढ़ने में मुझे दिक्कत होता है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अकादमिक, मतलब इसको इंग्लिश में एकेडमिक बोला जाता है। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश, इस जो उत्कृष्टता की मांग में विद्यालयों में खेलकूद की मांग जो होती है, समावेश करना होता है, उसका मतलब उससे क्या होगा। यदि विद्यालयों में खेल कूद को समावेश किया जाता है, इससे आज के डेट में पढ़ाई बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। अब इस दौर में कि विद्यालयों में खेल कूद का समावेश किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, समय का बर्बादी कहेंगे, अकादमिक कार्य में बहुत सा समय लेना कहेंगे, फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना कहेंगे, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। यहाँ पे आप देखेंगे व्यक्ति विशेष मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यदि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में खेल कूद को भी डाला जाता है, जैसे कि हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, रेस हो गया, कुर्सी दौड़, ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए खेला जाता है। तो बच्चे बहुत ही आनंददायक रूप से खेलते हैं। वाकई में देखा जाए तो व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि समय की बर्बादी है, चाहे तो आप विद्यालयन समय के बाद आप खेल खिला सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लिया जाता है, ऐसा नहीं, ये भी आप उसी की पार्ट से मान के चलिए। इसमें हाँ ये ठीक है कि फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना, ये जरूरी नहीं कि फुर्सत के लिए इसमें विश्राम नहीं मिलता, इसमें भी एक्टिविटी होती, गतिविधि ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है, यंत्र, ब्रेन लिपि, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी। तो साथियों ये जो ब्रेन लिपि है तो अंधत्व बालक के लिए होता है, और जो श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकता, अब सुन नहीं सकता उसके सामने आप दिखा तो सकते हो, देख के भी कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे, संकेत, जैसे आप 2 बोलेंगे तो 2 करके आप संकेत दे सकते हैं, है ना। जैसे अभी श्रवण बाधितों के लिए समावेशिक शिक्षा के लिए उंगली को माध्यम से ABCD किस प्रकार से उसका संकेत बनाया जाता है, ये हम लोग सिखाया गया था। जैसे एल हो गया
तो एल को उंगलियों के बीच में एल आकृति बना के दिखाया जाता है, एम हो गया तो उस प्रकार से, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है श्रवण बाधितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का भूमिका होना चाहिए, अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 का, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा, अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, कहानी लेखन द्वारा। यहाँ पे देखिए अनुशासन, छात्रों को कैसे अभिप्रेरित, मतलब उसको प्रेरित करना है पढ़ाई करने के लिए या कोई भी जैसे भी कुछ काम आ रहा है, तो किस प्रकार से आप उसको अभिप्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों में आप देखिए, बच्चों में आप उसको ना अभिप्रेरित करना है पढ़ने के लिए। तो बच्चा यदि हल्ला कर रहा है, कोई बच्चा या शांत है एकदम मायूस है, तो आपको ना ऐसे चीज उसके सामने रख दीजिए कि आज मैं ऐसा करने वाला हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा, है ना। या इस टाइप की भाषा बोलिए उसके सामने कि आज मैं आपको ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो भी आप बता पाए या आप जो जानते हो उससे आप प्रश्न पूछिए, या जो तुम कर सकते हो वो करके यहाँ पे दिखाइए, जैसा भी लगता है आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो बच्चों में जिज्ञासा आ जाएगी, आज क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, ऐसा उसके मन में आ जाएगा। समूह कार्य दे दीजिए, जैसे भी हो। तो देखा जाए तो बच्चों को अभिप्रेरित करके हम कैसे करेंगे, जिज्ञासा जगा के उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसमें लिखा गया है प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए माना गया है इसको। प्याजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्याजे के अनुसार कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा बोला है और अमूर्त चीजों के लिए अभाव पाया जाता है। तो इसको ना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे ही देखेंगे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 वर्ष तक की मानी गई है, संवेदी को 0 से 2 वर्ष तक का माना गया है ना। इसको 11 वर्ष माना गया है, औपचारिक 11 से ऊपर माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मूर्त जो लिखा है ना वो डायरेक्ट इससे जुड़ रहा है, तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या कोई नहीं। इसको आप जरूर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की इस 30 क्वेश्चन में आपका उत्तर कितना आया प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी जरूर बताइएगा। जैसे इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे भी कमेंट्स हमारे पास जितना आता है, इसको हम चाहे तो एक दिन में 60 क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन आपके जिज्ञासा के ऊपर है। क्योंकि आप में जिज्ञासा नहीं है तो सामने वाला भी थोड़ा सा डिएक्टिव हो जाते हैं, मान के चलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि बाकी वीडियो आपको देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए और मेरे टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर दीजिए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको भी प्रैक्टिस मिल जाएंगे। अब कुछ दिन बाद में जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपके पास PDF में फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ दिन बाद, केवल 4-5 दिन के बाद में पूरा टोटल मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा जितना भी पढ़ा रहा हूँ उत्तर सहित। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।